हाँ भाई जहरीलो, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। अभी हम बायोटेक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और अच्छे तरीके से आप, उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे इसको। चलिएगा, कल जहाँ पे हमने कंप्लीट छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें कल हमने इंट्रोडक्शन पे कुछ बातें कर ली थी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देख लिया था यहाँ पर, उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि जो दो प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के, दो स्टेप में हम इसको पढ़ते हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एक है ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल। इन दोनों को अपन एक अच्छे तरीके से समझते हैं एक आउटलाइन से। आप मान के चलना कि ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये है अपना एक तरीके से सिलेबस की ओवरव्यू। सिलेबस का मतलब इस टॉपिक का ओवरव्यू है बायोटेक का, कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आप मान के चलें कि ये जो चैप्टर हम जो बायोटेक पढ़ रहे हैं ये इसका एक तरीके का ओवरव्यू है कि बायोटेक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हमारी एक कंपनी है, हमने एक नई कंपनी बनाई है और उस कंपनी का नाम है जहरीला पीवीटी लिमिटेड। जहरीला पीवीटी लिमिटेड हमारी एक कंपनी हमने बनाई है और इस कंपनी का काम है, मान लेते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। ये कंपनी इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे इस कंपनी के अंदर, कि किसी भी तरीके से जहरीला कंपनी को अपन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसे आप अपनी समझ के ही काम करेंगे। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस को स्टार्ट करें कि कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उससे पहले हमें लेनी पड़ेगी कि जहां से हमें जो जीन सेपरेट करना है उस सेल को। मान लेते हैं इंसुलिन बनाने वाला जीन अगर हमारी कंपनी को बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ह्यूमन की एक सेल। बताएंगे आप, ह्यूमन की एक सेल के अंदर कौन सी सेल के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा। वेरी गुड, हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास इंसुलिन बनाने वाला जीन मौजूद है, लेकिन इंसुलिन बनता केवल पेनक्रियाज के अंदर है। अगर जीन सेपरेट करें कोई सी भी सेल हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने सेल ली तो सेल से हमारा काम होगा, पहला काम होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले सेल का लाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि सेल टूट जाए और डीएनए एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा हमें मिल जाए। मान लेते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, हम ओवरव्यू कर रहे हैं, फिर देखेंगे सेल को कैसे तोड़ेंगे, डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये हमने कर लिया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन करने के बाद अब इस डीएनए को हम एक स्पेसिफिक एंजाइम से यूज करेंगे। उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बोले तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, कट बाई आर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट से कट करेगा और हमारे डीएनए के जो टोटे टोटे कर देगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना देगा। जहां जहां इसको अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी वहां वहां से ये डीएनए कट करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। कैसे और क्या होता है आरी, पूरा एक लेक्चर में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब आरी से कट करने के बाद इनमें से कोई ना कोई जो हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है, हम उस जीन को सिलेक्ट करेंगे। इन्हीं में से कोई हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है तो उसको हम सेपरेट करेंगे। बोले तो हमारा काम होगा सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन समझ गए होंगे, इंसुलिन बनाने वाला जीन हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही ये जीन हमने सिलेक्ट किया, अब अगर हम इसके नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं पीसीआर, नंबर इंक्रीज्ड बाय यूजिंग पीसीआर। कि हम पीसीआर यूज करके इसके नंबर बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। पीसीआर भी आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर क्या होती है, कैसे काम करती है। ये एक ओवरव्यू बना रहे हैं। तो सबसे पहला काम है सेल, उससे
तोड़कर डीएनए निकालना, उस डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करना और उन्हीं में से कोई हमारा एक डिजायर्ड जीन होगा उसे सेपरेट करना और उसके नंबर बढ़ाएंगे अपन पीसीआर को यूज करके। अब मान लेते हैं कि हमने हमारा डिजायर्ड जीन सेपरेट कर लिया है, ये डिजायर्ड जीन हमारा प्रेजेंट है और रेप्लिकेशन करके इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी, मतलब ट्रांस पीसीआर करके हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली है पीसीआर की मदद से। अब डायरेक्ट इस जीन को हम होस्ट में नहीं भेज सकते। दिक्कत क्या आएगी? अगर डायरेक्ट इस जीन को भेजेंगे तो प्रॉब्लम है इस जीन के साथ कि ये अंदर जाके प्रो अगर ई कोलाई में भेजेंगे, बैक्टीरिया में भेजेंगे तो वहां पे जाके ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो इसको वहां पर पहुंचाने वाला जो इसके अंदर रेप्लिकेशन करवा सके, उसके लिए हमें कोई वेक्टर चाहिए। तो अभी यहीं से आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देख रहे हैं कि अगर मान लो हमने डिजायर जीन को सिलेक्ट कर लिया, ये डिजायर जीन हमारा, अब हमें इसको होस्ट में भेजना है। होस्ट में भेजने के लिए हम यूज करते हैं, होस्ट में भेजने के लिए हम यूज करते हैं एक वेक्टर डीएनए। और वेक्टर डीएनए जिसको हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है ये भी आगे चर्चाएं करेंगे। मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, इनके पास खुद के पास ओआरआई साइट है। इनके साथ अगर डीएनए हम जोड़ देंगे तो होस्ट में सेल के अंदर जाकर ये इसके नंबर को बढ़वा सकते हैं। तो ये है प्लाज्मिड वेक्टर हमने यूज किया है। अब इन प्लाज्मिड वेक्टर के साथ हमें डीएनए जोड़ना है। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, प्लाज्मिड और कुछ नहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके पास खुद की ओआरआई साइट है। जब सेल के अंदर जाएगा तो यह खुद रेप्लिकेट कर सकता है। वेक्टर कितने हमारे पास? दो नहीं है, बहुत सारे। हमारे पास बहुत सारे ये वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को भी उसी आरी से कट करेंगे जिस आरी से हमने डिजायर जीन को कट किया था। कट बाई सेम आरी। क्यों करेंगे आगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले। अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बस आपका काम होगा कंसिस्टेंटली सभी वीडियोस को देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। और ये जो चीज आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दिखने में ओवरव्यू है, बट ये आगे बहुत काम आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो जो प्लाज्मिड वेक्टर लिया, बहुत सारे वेक्टर हमारे पास, आरी से हम इसे कट करेंगे, उसी आरी से कट करेंगे जिससे डिजायर्ड जीन को कट किया था। आगे हम समझेंगे क्यों करेंगे। अब मान लेते हैं इतना, अभी तो सिर्फ इतना मान लो कि आरी से जहां से हमने इसको कट किया था वो कट हो गया, और जहां से ये कट हुआ फिर इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे हमारा डिजायर्ड जीन। जैसे इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, जितने भी वेक्टर डीएनए थे वो कट चुके हैं, उसके अंदर डिजायर्ड जीन मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। हम डीएनए लाइगेज की मदद से यहाँ पर ये डिजायर्ड जीन को इसके साथ जोड़ेंगे। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर डीएनए था ये वापस जैसा था वैसा ही हो जाए, बोले तो सेल्फ लाइगेट हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी है सेल्फ लाइगेशन की। और अगर ये वापस सेल्फ लाइगेट हो गया तो इसके साथ कोई डीएनए मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा, इसका मतलब था ये नो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या कोई नया कॉम्बिनेशन हाइब्रिड डीएनए बना? नहीं, ये बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पर कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है। आप राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है सही लाने की। ये सेल्फ लाइगेशन किया इसका हमने, और क्या बना? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेल्फ लाइगेट हो गया, डिजायर्ड जीन नहीं जुड़ा, इसलिए नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसलिए नाम क्या दे दिया हमने? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है किसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन जहां से कट हुआ था वहां पे डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया, और ये जो इंसर्ट हुआ वही पॉसिबिलिटी है। वेक्टर बहुत सारे हैं, आर से कट किया, हमने डिजायर्ड जीन की कॉपी बहुत सारी डाली, किसी के साथ जुड़ गया किसी के साथ नहीं जुड़ा, जो नहीं जुड़े वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जहां पे डिजायर्ड जीन जुड़ गया इस डीएनए को हम क्या बोल देते बेटे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट में हम लिखेंगे आर डीएनए। हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर वेक्टर दो तरीके के, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। हमें नहीं पता कौन सा वेक्टर कैसा है, नेकेड आई से कुछ भी विजिबल नहीं है, जस्ट एक चांस फैक्टर चल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें जो हमारे पास दो ऑप्शन बने थे, एक तो हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट एक रिकॉम्बिनेंट बने। अब इनको क्या करें हम?
बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर हमें इसको ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं हम इकोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेटा ये जो हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पूरा है टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास। तो जब हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज, ये तीन कंडीशन हमारे पास हो सकती है। पहली बात तो ये कि ये जो हमने बैक्टीरिया की सेल बनाई है, ये इसका खुद का डीएनए। और बेटा एक चीज ध्यान जरूर रखें कि हम जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी किसी तरीके का वेक्टर या प्लाज्मिड नहीं है। विदाउट एनी प्लाज्मिड है, इसके पास केवल डीएनए है। इसका रीजन भी आगे सब समझ में जाएगा, अभी सिर्फ देखना है। अगर ये हमने होस्ट सेल ली, तीन पॉसिबिलिटी है कि बेटा कि कोई सी भी सेल में डीएनए ट्रांसफर ना हो। मतलब कोई सी भी सेल में अगर डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऐसी सेल को हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब किसी तरीके का डीएनए नहीं गया और सेल का किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं एंटी सेल। नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। याद करो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कभी आपने पढ़ा हो, ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब डीएनए चला जाता है, इसमें डीएनए नहीं गया तो ये सेल किसी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके पास चला जाए सेल्फ लाइगेट जो वेक्टर डीएनए था वो। तो बताओ नया डीएनए गया कि नहीं गया? यस गया। क्या हुआ? नया डीएनए गया तो ट्रांसफॉर्मेशन। बोला ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, बट कौन सा डीएनए गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। तो सेल बन गई ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको लिखेंगे TNR से, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा वो डीएनए वेक्टर डीएनए चला जाए जिसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ा हुआ है। ये बोलो डीएनए गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो सेल बन गई ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। और बेटा इसी का नाम है TR। तीन पॉसिबिलिटी है कि या तो डीएनए ट्रांसफर ही ना हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेट, इवन ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि चांस फैक्टर इतना आसान नहीं है किसी सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर करना। दूसरी है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट चला जाए, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। हो सकता है रिकॉम्बिनेंट चला जाए तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर चौथी पॉसिबिलिटी ये से हो कि दोनों ही ट्रांसफर हो जाए। बेटा किसी एक के जाने के चांसेस ही बहुत कम है, तो दोनों के तो रेयर ही होंगे और हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर चले भी जाएंगे तो अभी हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन करना है इनमें से किसी एक का। और क्या आप बता सकते हो इनमें से हमारे काम की सेल कौन सी है? इनमें से जो हमारे काम की सेल है बेटा वो है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि इसी के पास हमारा डिजायर जीन गया है। मान लेते इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जीन हमारा इस सेल के पास गया। इसके बाद क्या करना है? ये तो कल्चर मीडियम में सेल्स है सारी की सारी। अब इनमें से हमें ढूंढना है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। और ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट को ढूंढेंगे कि कैसे ढूंढेंगे, आगे मेथड ढक लगाएंगे, बट अभी याद रखना तीन पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद जैसे ही मान लेते हैं कि हमने ये काम कर दिया, कि मान लो हमने ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट को ढूंढ दिया, ये इसका खुद का डीएनए था और ये इसके पास वेक्टर डीएनए जा चुका था जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन लगा हुआ है। मान लेते हैं हमने ट्रांसफॉर्मेंट वाली सेल को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट है। जैसे ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस सेल को अब हम करवाएंगे ग्रोथ। और बेटा इसकी ग्रोथ करवाएंगे एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे इसकी ग्रोथ करवाएंगे। पहले तो ये बैक्टीरिया की वो सेल है जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जा चुका है और इस सेल को हमने जेनेटिकली क्या कर दिया बेटे? मॉडिफाइड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? GMO। यहां तक GMO तक बनाने तक की कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहां से? सेल से डीएनए को सेपरेट करने से लेकर के GMO बनाने तक की कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम क्या करेंगे? इसकी ग्रोथ करवाएंगे लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे ग्रोथ हम जो करवा रहे हैं इसके अंदर क्या होगा? इसमें ये बैक्टीरिया की सेल तो ग्रो करेगी ही करेगी,
ये तो अपने नंबर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। इसके साथ साथ हमें हमारा जो प्लाज्मिड डीएनए अंदर भेजा है, वो भी अपनी कॉपी बढ़ाने वाला है। कि जैसे ये हमारा वेक्टर डीएनए, उसमें भी उसके पास ओआरआई साइट है, ये भी अपनी सेल के अंदर कॉपी बढ़ाएगा। तो ग्रोथ करवाएंगे इसकी लार्ज स्केल पर, इससे वेक्टर के नंबर भी बढ़ते जाएंगे और बैक्टीरिया के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से अगर बोले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज कॉपी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड डिजायर्ड जीन। बैक्टीरिया और डिजायर्ड जीन दोनों के कॉपी नंबर इंक्रीज होंगे और बैक्टीरिया की सेल तो बढ़ रही है, साथ साथ में हमारे डिजायर्ड जीन के कॉपी नंबर भी बढ़ रहे हैं। ये जो काम हम जो कर रहे हैं ना लार्ज स्केल पर, जो इनकी हम ग्रोथ करवा रहे हैं बेटा, वो जो ग्रोथ हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर हम इनको नाम देते हैं, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने वाले हैं। अब जैसे ही इनकी ग्रोथ ऑप्टिमम हो जाएगी, उसके बाद हमारा काम होगा कि इन सेल्स का लाइसिस करके इस डिजायर्ड जीन से बना हुआ प्रोडक्ट सेपरेट करना। क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, उनके पास डीएनए है, तो डीएनए है तो वो अंदर जाके जो डिजायर्ड जीन है उस बैक्टीरिया के अंदर क्या बनाएगा, वो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब हमारा काम होगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसको आइसोलेट करना। आइसोलेट करना है हमें, उस प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करना है, हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग लगानी है। आइसोलेशन, सेल को तोड़ के प्रोडक्ट सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, क्वालिटी टेस्टिंग करना, ये सारे काम करेंगे और इन सारे कामों को आगे हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के नाम से। इम्पोर्टेंट है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग हम करने वाले हैं और ये सारा काम करने के बाद बहुत सुंदर सी हम इसके अंदर पैकेजिंग करेंगे और एक सुंदर सी बोले तो मार्केटिंग के लिए एक एमआर को हायर करेंगे और पैकेजिंग के साथ साथ इसके हम क्या करेंगे, मार्केटिंग, और हमारी जहरीला कंपनी आगे से आगे फैलती जाएगी। आई होप इतना समझ में आया। हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बेटा। जैसे ही हमने आज किया, क्या है ये किया है, सेल से डीएनए सेपरेट किया, आरई से कट किया, सिलेक्शन किया डिजायर्ड जीन का, नंबर बढ़ाए पीसीआर से। अब इसको हमने पीसीआर से नंबर बढ़ाने के बाद हमने वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा। दो पॉसिबिलिटी थी कि रिकॉम्बिनेंट बने, नॉन रिकॉम्बिनेंट बने। इसके बाद हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया। तीन पॉसिबिलिटी थी, ट्रांसफर ना हो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाए, या रिकॉम्बिनेंट वाला हो जाए तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, और सिलेक्शन किया ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। उसकी फिर हम ग्रोथ करवाएंगे बायोरिएक्टर के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर। फिर प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, क्वालिटी टेस्टिंग की जो प्रोडक्ट बना है वो प्रॉपर क्वालिटी वाला तो बना होगा। उस प्रोसेसिंग को हमने नाम दिया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। देन पैकेजिंग और मार्केटिंग हम करने वाले हैं। आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। और बेटा यही दो स्टेप है। जैसे ये पहला तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है टू प्रोड्यूस जीएमओ। मतलब हमने सेल से डीएनए सेपरेट करने से लेकर जीएमओ बनाने तक की जो आज प्रोसेस हमने पढ़ी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस टेक्निक से क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं अपन। अल्टर मतलब चेंज करना। हमने नया डीएनए डिजायर्ड जीन भेज दिया है, उसके जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी की केमिस्ट्री को हमने चेंज कर दिया है और मॉडिफाइड डीएनए आरडीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट सेल के अंदर। उसकी वजह से आपको पता है जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने इसकी ग्रोथ करवाई थी लार्ज स्केल पर। तो मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ इन स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, मतलब बायोरिएक्टर जो ग्रो कर रहे हैं ना, बायोरिएक्टर के अंदर जहां इसकी ग्रोथ करवा रहे हैं वहां इन्वायरमेंट माइक्रोबियल फ्री है, कंटामिनेशन फ्री है, किसी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं है। वहां केवल और केवल हमारी डिजायर्ड बैक्टीरिया को ही हम लार्ज स्केल पे ग्रो करवा रहे हैं और उससे क्या बनवाने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट, जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, प्रोटीन, एक्सेट्रा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और बेटा आज इतना आप देखिए और यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।